नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के कुछ अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, तीसरे पे कमीशन से पहले बहुत सारे पे ग्रुप हुआ करते थे। फिर तीसरे पे कमीशन में उनको कम किए गए, पांचवें पे कमीशन में जाकर और कम हुए, छठे पे कमीशन में पे ग्रुप दो ही रह गए, जो अभी भी दो चल रहे हैं। अब आठवें पे कमीशन में दोस्तों प्रपोजल ये है कि दोनों पे ग्रुप्स को एक्स और वाई को मर्ज किया जाए। इससे हमारा आपके पेमेंट पेंशन में किस तरीके से फायदा हो सकता है, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। पे कमीशन दर पे कमीशन किस तरीके से पे ग्रुप्स को कम किया गया और ताकि पेंशन पेमेंट में बढ़ोतरी हो सके, उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि ऐसा एक प्रपोजल आठवें पे कमीशन में आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से भी गया हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आवा की तरफ से मिलने वाला एक्स ग्रासिया अब 50,000 हो गया है। इसके बारे में लेटर जारी किया गया, उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट किस तरीके से आपको मिल पाएगा, इसकी जानकारी देते हुए पीएओआर ने एक लेटर जारी किया है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा लेटर दिखा के। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सीएसडी में हमारा ग्रोसरी कार्ड हो या लिकर कार्ड हो, उसमें क्या क्या ऑथराइजेशन है, कितना लिकर लागू है, रिटायर्ड को कितना लागू है, सर्विंग को कितना लागू है, आप क्या क्या और चीजें खरीद सकते हैं, कितने तक का खरीद सकते हैं, फैमिली पेंशनर्स को कितना तक का लागू है, ये सारी चीजें एक चार्ट के जरिए समझाऊंगा। हम सीएसडी से ना सिर्फ ग्रोसरी या लिकर खरीद सकते हैं, बल्कि गाड़ियों से लेकर, फ्रिज से लेकर, टू व्हीलर से लेकर के एसी वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, एक चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों के साथ। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सीएसडी में आपके ग्रोसरी लिकर कार्ड से आप क्या क्या कितने तक का ले सकते हैं, पूरा चार्ट देखें। चलिए मैं आपको एक चार्ट के जरिए दिखाता हूं दोस्तों। ये रहा वो चार्ट। अब इस चार्ट में देखिए, हमारा जो ग्रोसरी कार्ड है या लिकर कार्ड है, उसका लिमिट कितना होता है, कितना तक हम ग्रोसरी खरीद सकते हैं, कितना तक हम लिकर खरीद सकते हैं, उसका एक आप यहां पर पूरा डिटेल्स देख पा रहे हैं। एंटाइटलमेंट ग्रोसरी एंड लिकर कोटा, ऑल रैंक्स, रिटायर्ड, सर्विंग, सभी के लिए है ये। अब चलिए मैं एक तरफ से रैंक वाइज समझा देता हूं। ओआर बैंड यानी कि सिपाही से लेके हवलदार तक की अगर बात करें, तो आप नॉन एएफडी आइटम्स जो है 5,500 के खरीद सकते हैं, और जो एएफडी वाले आइटम है, एएफडी 2 जिसे कहते हैं, वो 55,000 तक के खरीद सकते हैं। और जो लिकर है, लिकर 5 यूनिट यानी कि 5 बोतल सर्विंग के लिए, और रिटायर्ड के लिए 4 यूनिट यानी 4 बोतल आप लिकर भी ले सकते हैं। ये जवानों के लिए है, सिपाही से लेकर के हवलदार तक के लिए है, और ज्यादातर पेंशनर इसी कैटेगरी में रहते हैं। अब जेसीओ की अगर बात करें, तो जेसीओ बैंड में दोस्तों इसमें एमएससीपी नायब सूबेदार भी आ जाते हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, और ये होते हैं सूबेदार मेजर तक, और इनका लिमिट है 8,000 रुपए का, ये ग्रोसरी का लिमिट मान लीजिए। फिर 75,000 रुपए का एएफडी का लिमिट है। फिर 7 यूनिट सर्विंग के लिए 7 बोतल, और 6 बोतल होता है रिटायर्ड के लिए। वहीं अगर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की बात करें, तो 11,000 का लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है, 10 बोतल है, और रिटायरमेंट के बाद भी 10 बोतल का ही लिमिट है। आगे अधिकारियों का ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल की बात करें, तो ये उनका लिमिट है, और वहीं अगर लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें, तो ये उनका लिमिट है। और वहीं कुछ अधिकारी जो सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं, फील्ड मार्शल इक्विवेलेंट, सर्विंग रिटायर्ड चीफ ऑफ द ट्राई सर्विसेज, सर्विंग वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इक्विवेलेंट, सर्विंग आर्मी कमांडर इक्विवेलेंट, उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट उनके लिए नहीं है किसी भी चीज की। चलिए इसके साथ ही साथ जो हमारे फैमिली पेंशनर्स होते हैं, यानी कि विडोर्स जो हमारे होते हैं, विधवाएं जो होती हैं, उनके लिए एनओके ऑफ द डिसीज सोल्जर, उनके लिए क्या होता है, 50% ऑफ प्राइमरी कार्ड, यानी कि जितना भी ऑथराइजेशन सर्विंग को या रिटायर्ड को लागू होता है, जो भी ऑथराइजेशन है, उसका 50% उनके विडोज को लागू होता है, उनका 50% उनके विडोज को लागू होता है। और इस हिसाब से वो भी चाहे लिकर हो चाहे ग्रोसरी हो, हर चीज में ऑथराइजेशन उनका 50% हो जाता है। फिर हम अपना लिकर कार्ड से भी ग्रोसरी खरीद सकते हैं, उसका लिमिट है, लिकर कार्ड का ग्रोसरी का लिमिट ये है, ये है लिकर कार्ड का ग्रोसरी का लिमिट। और आगे ये देखिए, डिफेंस के सिविलियन के लिए ये है लिमिट, लेवल 1 से लेवल 5, लेवल 6 से 9 और 10 से 18 तक के लिए
ये उनके लिमिट है, उनके लिए लिकर वगैरह लागू नहीं होता है। तो ये लगभग जो हमारे ग्रोसरी या लिकर के एंटाइटलमेंट है। इसके अलावा भी कार के लिए अलग से एंटाइटलमेंट है, हर 8 साल में एक कार हम खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2 व्हीलर का अलग एंटाइटलमेंट है। एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसे भी हम उपकरण खरीद सकते हैं, उसके लिए अलग एंटाइटलमेंट है, वो हमारे ग्रोसरी कार्ड के थ्रू से हम खरीद सकते हैं। ये भी हमारे को लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे सीएसडी के एंटाइटलमेंट। और दूसरी जानकारी है, नोशनल इंक्रीमेंट लेना है तो ये करो। पीएओआर का पेंशनर को अपील का जवाब दिया। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला और भी कुछ रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को लेकर के उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उसका जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिला, उन्होंने अपील डाला, तब जाकर के पीएओआर से नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए क्या करना है, उसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये सामने आप एक ऑर्डर देख पा रहे जो कि पीएओआर ने जारी किया है पेंशनर के नाम का। जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, उनको जब संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपील डाल दिया। तो अपील को लेकर के उनको ये जवाब दिया गया है। रिटायरमेंट के समय के कुछ बेनिफिट को लेकर के पेंशनर ने अपना शिकायत डाला था, जिसका उनको जवाब सही नहीं दिया गया था। तो इसको लेकर के उनके अपील के बाद ये जो जवाब आया है, ये जो आदेश आया है, ये एक अहम आदेश है। क्योंकि दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के कहां से एक्शन शुरू होता है उसके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो उनके ग्रीवेंस के यहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं, उसके बाद आगे उस ग्रीवेंस में किस तरीके से रिप्लाई दिया गया वो सारी चीजें यहाँ बताई गई है। लेकिन जो मूल बात है इस अपील के, इस आदेश की, इस जवाब की, वो शुरू होती है 5 नंबर पैराग्राफ से। तो यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर पैराग्राफ में कहा गया है, एंड whereas in response to the appeal raised for the redressal of grievance, it is put forth that on scrutiny of FSA seat, it has been observed that transfer grant on discharge from service had already been manually adjusted through adjustment voucher for the for rupees 15,736 FSA copy enclosed। यानी कि पेंशनर ने यह भी क्लेम किया था कि उनको ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिला है। तो उनको यह बताया गया कि बेशक उनको एफएसए के समय नहीं दिया गया, लेकिन बाद में मैन्युअली उसको एडजस्ट करके 15,736 रुपए दूसरा एफएसए का कॉपी निकाल करके उसको भुगतान कर दिया गया था। ये तो था एफएसए के में ट्रांसफर ग्रांट दिए जाने की बात। अब आगे देखिए, आगे नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। फर्दर फॉर इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, सीट रोल along with LPC कम डाटा सीट yet to be received from record office। यानी कि जो आपको एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2014 से मिलना था, वो आपका सीट रोल और एलपीसी कम डाटा सीट रिकॉर्ड ऑफिस से रिसीव होना है, अभी तक नहीं आया है। ऑन रिसीव्ड ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी एक्शन फॉर रिवीजन ऑफ बेसिक पे इफ एलिजिबल ड्यू टू नोशनल इंक्रीमेंट विल बी कैरिड आउट। यानी कि यहां पर पीएओआर ने इंडिविजुअल को यानी पेंशनर को साफ साफ बोला कि जैसे ही आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट को रिवाइज करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आपके रिकॉर्ड ऑफिस से हमें प्राप्त होंगे, हम आपका नोशनल इंक्रीमेंट का केस शुरू कर देंगे। हालांकि यहां पर पीएओआर ने पेंशनर को एड्रेस किया है, ये लेटर पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस को भी भेजा जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप पेंशनर को ये बोल रहे हैं कि जब रिकॉर्ड ऑफिस से डॉक्यूमेंट मिलेंगे तब हम आपका नोशनल इंक्रीमेंट देंगे, तो इस लेटर का कॉपी को रिकॉर्ड ऑफिस को क्यों एड्रेस नहीं किया गया? क्या ये पेंशनर का काम है कि वो बार बार कभी पीओआर को कभी रिकॉर्ड ऑफिस को इन्फॉर्म करते रहे कि मुझे नोशनल इंक्रीमेंट दे दो? तो कहीं ना कहीं पीओआर का भी ये जिम्मेवारी बनता है, इंटरनल मसला है उनका भी, कि पेंशनर ने हमें अप्रोच किया है, अगर पेंशनर को लागू है तो नोशनल इंक्रीमेंट के डॉक्यूमेंट आप भेजें। ये रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा जाना चाहिए था पीओआर द्वारा। बहरहाल इसमें तो कुछ भी इस तरीके से कार्रवाई पीओआर ने नहीं किया। पीओआर ने सिर्फ पेंशनर को इन्फॉर्म किया कि भाई रिकॉर्ड ऑफिस से जब हमारे पास आपका केस आएगा तब जाके हम आपको नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। अब ऐसे केस में अब पेंशनर को खुद ही जागरूक बनते हुए अपने केस को इस लेटर के साथ लगा करके रिकॉर्ड ऑफिस भेजना है, ताकि अगर वो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस उनके जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने हैं प्रोसेस करे और नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा उनको
मिल सके दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, पीएओआर द्वारा यह कहा गया कि रिकॉर्ड ऑफिस ने उनके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने हैं, जबकि रिकॉर्ड ऑफिस को पीएओआर लिख सकता था। पेंशनर को जवाब देने के बजाय रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे में अगर कोई ऑफिस आपको कोऑपरेट ना करे, इस तरीके से सीधे आपको जवाब दे, तो आप अपनी तरफ से आपको केस प्रोसेस करना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफिस को, ताकि आपका काम बन सके, आपको आपका फायदा जो भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू हो वो मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, वह लेटर जारी हुआ, अब आवा से मिलेगा 50,000 का एक्स ग्रासिया का अमाउंट। जी हां दोस्तों, आवा से ऑलरेडी जो एक्स ग्रासिया है वो 30,000 मिला करता था, 30,000 मिला करता था। अब ये बढ़ करके 50,000 कर दिया गया है, 15 जून 2026 से लागू है। इसके लिए लेटर जारी किया गया है आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये आर्मी हेडक्वार्टर का आवास सेक्रेटेरिएट का लेटर है, और इस लेटर के जरिए एक्स ग्रासिया के अमाउंट में बढ़ोतरी करने की जानकारी सामने आई है। जी हां दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, पॉलिसी पेमेंट ऑफ एक्स ग्रासिया। अब देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2026 एक्स ग्रासिया ग्रांट टू द एनओके ऑफ डिसीज सोल्जर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू 50,000 बाय प्रेसिडेंट आवा। यानी कि दोस्तों, आवा की तरफ से दिया जाने वाला 30,000 रुपए का जो एक्स ग्रासिया है उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। यूनिट कंसर्न विल पे ₹50,000 टू द एनओके ऑफ डिसीज सोल्जर फॉर द कैजुअलिटी occurring on or after 15 जून 2026 on behalf of President Awa and subsequently forward Awa Secretariat for reimbursement of ex gratia to regimental fund account of concerned unit through NEFT existing policy may please be amended accordingly। दोस्तों, ये जो आवा की तरफ से एक्स ग्रासिया मिलता है, सर्विस के दौरान इन सर्विस में जिन भी सैनिकों की मृत्यु होती है उनकी घर वालों को 50,000 रुपए अब मिलेगा। पहले ये 30,000 रुपए मिलता था, अब 50,000 कर दिया गया है। 15 जून 2026 से लागू होगा 50,000 रुपए का ये जो रेट है। दोस्तों, जब भी किसी सोल्जर की, सर्विंग सोल्जर की मृत्यु होती है तो उसमें बहुत सारे एंटाइटलमेंट का भुगतान के साथ साथ आवा की तरफ से दिया जाने वाला, पहले 30,000 दिया जाता था, वो पैसा भी यूनिट की तरफ से पेमेंट कर दिया जाता था, लेकिन बाद में क्लेम किया जाता था और यूनिट का रेजिमेंटल फंड में उसको रीइंबर्समेंट कर दिया जाता था, यानी कि वापस कर दिया जाता था आवा की तरफ से। तो अब ये जो 30,000 रुपए का अमाउंट था उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है, जो कि 15 जून 2026 से लागू है दोस्तों। और ये जो भी एक्स ग्रासिया है, ये सर्विस के दौरान जिनकी मृत्यु होती है उनके परिवार वालों को लागू होता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, सर्विस के दौरान जिन भी सैनिकों की मृत्यु होती है उनके घर वालों को सेंट्रल आवा की तरफ से ये पैसा दिया जाता है। पहले ये रेजिमेंटल फंड की तरफ से यूनिट पेमेंट कर देती है, फिर यूनिट को आवा की तरफ से भुगतान कर दिया जाता है। तो इसमें अब 30,000 के बजाय इसको 50,000 कर दिया गया है, जो कि 15 जून 2026 से लागू हो चुका है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पांचवे क्यों, तीसरे से ही, तीसरे, पांचवें और छठे वेतन आयोग के बाद अब सीधे 8वें वेतन आयोग में मर्ज होगा पे ग्रुप एक्स और वाई। प्रपोजल है, जी हां दोस्तों, पे ग्रुप मर्ज होने का प्रपोजल है, और यह प्रपोजल एक्स और वाई ग्रुप को मर्ज करके एक ही ग्रुप बनाने का है। और पहले ये चार्ट में मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो प्रपोजल गया है उसको देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा भेजा गया 8वां पे कमीशन के लिए जो प्रपोजल्स हैं, उनमें से पे ग्रुप को मर्ज करने वाला प्रपोजल आप देख पा रहे हैं। एजिस ब्रांच 8 सेंट्रल पे कमीशन सेल, कॉमनलिटी ऑफ पे स्ट्रक्चर फॉर जेसीओज एंड ओआर इन डिफेंस फोर्सेस, यानी कि डिफेंस फोर्सेस में सभी जेसीओज ओआर का जो पे स्ट्रक्चर है उसको कॉमन करने के लिए, उसको एक जैसा करने के लिए ये जो है प्रपोजल भेजा गया है। यहां भी देखिए, ये पूरा पहले कौन से पे ग्रुप किस तरीके से होते थे उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और प्रपोजल में क्या लिखा गया है, देखिए, प्रपोजल फॉर 8 CPC emphasize higher technological threshold among combatants, rigorous in-house training and acquiring skill competencies to be adequately compensated, abolish group X and Y distinction and replace with scale band, skill qualification based pay banded structure, universal professional pay with technical skill incentive akin to technical pay for officers। यानी कि
सभी को एबोलिश कर दिया जाए और एक टेक्निकल पे का सिस्टम रखा जाए, साथ ही साथ एक्स और वाई को भी डिस्टिंक्ट कर दिया जाए, मर्ज करके एक जैसा कर दिया जाए। ये प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर में भेजा है। अब इसके फायदे दोस्तों जो नीचे वाले पे ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनको होगा और आने वाले समय में पेंशनर्स को भी उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो आप सबने अभी देख लिया दोस्तों, प्रपोजल है कि एक्स और वाई को मर्ज करके एक ही ग्रुप किया जाए और जो भी टेक्निकली अगर कोई क्वालिफाइड है तो उनको टेक्निकल जो है अलाउंस दिया जाए, जैसे अधिकारियों को मिलता है, ऑफिसर्स को टेक्निकल के लिए अलग से पैसा मिलता है वो दिया जाए, लेकिन जो ग्रुप है वो अलग अलग ना रखा जाए, एक ही ग्रुप रखा जाए। अब पहले मैं पे कमीशन दर पे कमीशन किस तरीके से हुआ करता था वो आपको दिखाता हूं। प्री थर्ड सीपीसी, तीसरे सीपीसी से पहले ए डी से लेके एच गनर जीडी, इस तरीके से आर्मी में होता था। 1 2 3 4 5 करके एयरफोर्स में होता था, फिर नेवी में ए बी सी होता था, फिर थर्ड सीपीसी में इसको ए बी सी डी ई कर दिया गया, यह किया गया आर्मी में। फिर एयरफोर्स में 1 2 3 4 किया गया, 5 को हटा दिया गया। फिर जो नेवी में है ए किया गया, स्पेशल ग्रुप किया गया और बी और सी किया गया। इसी तरीके से पांचवें पे कमीशन में आर्मी में एक्स वाई जेड 3 ग्रुप किए गए और एयरफोर्स में भी सेम रह गए और नेवी में भी एक्स वाई जेड 3 ग्रुप रह गए। लेकिन छठे पे कमीशन में मर्ज करके सबसे कम पे ग्रुप यानी कि 2 पे ग्रुप में लाया गया। और दोस्तों अब 8वां पे कमीशन में जैसे आपने प्रपोजल देखा, एक सिंगल पे ग्रुप करने की जो है प्रपोजल रखी गई है। अब इससे फायदा किस तरीके से होगा दोस्तों, जैसे कि 7वां पे कमीशन लागू जैसे कर दिया गया, ग्रेड पे को अबोलिश किया गया, लेकिन ग्रेड पे को ले जाके बेसिक में इंक्लूड करके नया बेसिक बनाया गया। उसी तरीके से जब एक्स और वाई ग्रुप पूरे मर्ज हो जाएंगे और मान लीजिए एक कोई ग्रुप बनेगा, मान लीजिए ए, अगर एक ग्रुप इस तरीके से एक ग्रुप बनता है तो जो एक्स ग्रुप को पेमेंट हो रहा है 6200 रुपए मान लीजिए पेमेंट हो रहा है, तो ये 6200 रुपए क्या होगा, नया बनने वाला बेसिक में इंक्लूड हो जाएगा। और चूंकि आगे जाकर के एक ही ग्रुप होना है तो वो जो मिनिमम बेसिक में जो इंक्लूड होगा 6200 रुपए, उसका फायदा ये पूरे के पूरे ग्रुप को मिलेगा, जिस वजह से मिनिमम बेसिक में कुछ ना कुछ इजाफा इसकी वजह से होगा, पे ग्रुप मर्जर की वजह से होगा। यही है इंक्रीज इन मिनिमम बेसिक फॉर एक्स एंड वाई बोथ, क्योंकि जब ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा इनके बेसिक में और ये दोनों को मर्ज किया जाएगा तो ये कुल मिलाकर दोनों को इसका फायदा मिल करके नया बेसिक जो है ए ग्रुप को अगर मिलेगा तो उसमें मिनिमम बेसिक में कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि नया जब पे बैंड में वो चला जाएगा तो नया पे बैंड में या जिस भी तरीके का सिस्टम आगे लागू होता है उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ बेसिक में फायदा होगा, जिस वजह से आने वाले समय में इन फ्यूचर में पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकता है। खास करके जो वाई ग्रुप वाले हैं उनको ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस होंगे दोस्तों। और चूंकि डिफेंस पेंशनर को ओआरओपी के जरिए पेंशन में इंक्रीज मिलता है हर 5 साल में, तो इसका फायदा आने वाले समय में ओआरओपी में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।